नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस वीडियो में मैं आपको बॉयलर से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित हीट ट्रांसफ़र और फ्लूइड मैकेनिक्स संबंधित सवाल करा दिए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। साथ ही यदि आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखिए मैच द फॉलोइंग का है। इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि टाइप ऑफ बॉयलर दिया गया है और दूसरी लिस्ट में जो दिया गया है वो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर दिया, मतलब किस प्रकार का बॉयलर है। ठीक है, देखिए पहला दिया है उन्होंने बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। ठीक है, देखिए बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर होता है वो कैसा बॉयलर होता है, वो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। ठीक, तो नीचे चार ऑप्शन कौन का, फोर्स सर्कुलेशन, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब एंड वर्टिकल। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो बॉयलर के क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होती है। तो बॉयलर के अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो आप पाएंगे बॉयलर को हम लोग कई प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। तो जो मेन तरीका होता है उसमें पहला तरीका है वो है एक वाटर ट्यूब बॉयलर और दूसरा जो होता है वो फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर, दूसरा होता है फायर ट्यूब बॉयलर। अब देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर किसे कहेंगे, देखिए मान लीजिए बॉयलर है और ये बॉयलर की स्टीम ट्यूब है। ठीक, और इसके चारों ओर का एक एरिया है। ठीक, तो इस तरह से दो एरिया पार्ट हो जाते हैं। तो यदि इस ट्यूब के अंदर से वाटर होकर के फ्लो हो रहा है तो इसे हम वाटर ट्यूब बॉयलर कहेंगे, और यदि इसके अंदर से फ्लू गैसेस या स्मोक फ्लो होकर के फ्लो हो रहा है तो इसे हम कहेंगे फायर ट्यूब बॉयलर, या कभी कभी इसको हम लोग स्मोक ट्यूब बॉयलर भी कहते हैं। ठीक, तो मतलब यदि पाइप के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो अगर वाटर है तो वाटर ट्यूब बॉयलर कहलाएगा, और अगर फायर है या स्मोक है तो फायर ट्यूब बॉयलर कहलाएगा। ठीक, तो देखिए अगर हम लोग फायर ट्यूब बॉयलर्स के नाम याद करना चाहें तो कौन कौन से होंगे। फायर ट्यूब बॉयलर्स जो हम लोग के हो जाएंगे वो हो जाएंगे, देखिए कॉकरन बॉयलर। ठीक, कॉकरन बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर हम लोग नाम लिख लेते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं वो होते हैं कॉकरन बॉयलर, कॉकरन बॉयलर। ठीक, लंकाशायर बॉयलर, लंकाशायर SHIR लंकाशायर बॉयलर। ठीक, कार्निश बॉयलर CORNISH कार्निश बॉयलर। ठीक, फिर इसके बाद होता है स्कॉच मैरिन बॉयलर SCOTH स्कॉच मैरिन बॉयलर। ठीक, और जो किसके अलावा होता है लोकोमोटिव बॉयलर। कौन सा होता है, लोकोमोटिव बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर। ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर है। अब इनको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए पहले लोकोमोटिव बॉयलर कैसे याद रखेंगे, हम लोग ट्रेन में क्या धुआं निकलते देखते तो मतलब वो स्मोक निकल रहा है, मतलब सीधे सीधे क्या हो गया, एक लोकोमोटिव बॉयलर हो गया। स्कॉच मैरिन बॉयलर, इसमें मैरिन वर्ड लगा है, मैरिन मतलब क्या होता है, पानी का जहाज होता है, उसमें भी चिमनी से धुआं निकलते हुए देखा होगा आपने टाइटैनिक मूवी में, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका फायर ट्यूब बॉयलर हो जाएगा। लंकाशायर बॉयलर, ये भी फायर ट्यूब बॉयलर है। कैसे याद रखेंगे, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी, आग मतलब फायर, तो कैसा हो गया, फायर ट्यूब बॉयलर हो गया। कार्निश बॉयलर, कार्निश बॉयलर हम लोग की आंखों में कार्निया होता है। कार्निया क्या होता है, आंखों में जलन होती है, जलन मतलब थोड़ा सा आग टाइप का। ठीक, आग में जलन होती है, तो कॉर्निश बॉयलर भी क्या हम लोग याद रखेंगे, फायर ट्यूब बॉयलर है। और कुछ है कॉकरन बॉयलर। ठीक, तो ये हो गया कॉकरन बॉयलर, सिंपल आप याद रखिए वर्टिकल बॉयलर होता है, फायर ट्यूब बॉयलर होता है। ठीक, अब देखिए जो फायर ट्यूब बॉयलर होती है उसकी खासियत क्या क्या होती है या इसमें विशेषताएं क्या होती है, ये लो प्रेशर बॉयलर होता है, मतलब इसमें जो प्रेशर जनरेट होता है हम लोग ज़्यादा हाई प्रेशर जनरेट नहीं कर सकते, इसमें जो प्रेशर जनरेटर होता है काफ़ी लो होता है। ऐसा मान सकते हैं कि इसमें जो प्रेशर होगा मैक्सिमम वो 24.5 बार, मतलब लगभग 24.5 बार तक ही हम लोग इसमें प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो स्टीम का जनरेशन रेट होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार से ये हो जाता फायर ट्यूब बॉयलर। अगर हम वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या हो जाएगा, वाटर ट्यूब बॉयलर
तो सबसे पहले देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होगा। वाटर ट्यूब बॉयलर इस प्रकार के बॉयलर होंगे जिसमें ट्यूब के भीतर से वाटर का फ्लो हो रहा हो और उसको चारों तरफ से फ्लू गैसेस घेरी हुई हो। ठीक, तो इसके उदाहरण क्या होते हैं। इसके उदाहरण होता है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, ठीक, ला माउंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, और ल्यूफ्लर बॉयलर। ल्यूफ्लर बॉयलर ये क्या है, ये है वाटर ट्यूब बॉयलर। इनको कैसे याद रखेंगे, देखिए नाम है बैबकॉक एंड विलकॉक्स। जो हम लोग घरों में टोंटी होती है उस टोंटी को कॉक कहा जाता है। तो इससे क्या रख सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी आता है तो ये भी कह सकेगा वाटर ट्यूब बॉयलर। स्टर्लिंग क्या होता है, अगर हम किसी पात्र में इसको डंडे से डाल करके से पानी घुमाते उसमें क्या कहते हैं, वाटर को स्टर किया जा रहा है, तो पानी में क्या है, घुमाया जा रहा है। तो उससे याद रख लीजिए कि स्टर्लिंग बॉयलर, क्योंकि पानी स्टर हो रहा है। ला माउंट बॉयलर, माउंट वर्ड है, माउंट मतलब पहाड़, पहाड़ों पर क्या होता है, अधिक वर्षा होती है, तो वाटर ट्यूब बॉयलर से याद रख सकते हैं। बेंसन बॉयलर, बेंसन बॉयलर को हम सीधे बेसन कह दीजिए। ठीक, तो बेसन क्या होता है, बेसन पकौड़ी बनाते हो तो पानी डालना पड़ता है, कैसे हो जाएगा आपका वाटर ट्यूब बॉयलर। और लोफलर बॉयलर, लोफलर बॉयलर समझ लीजिए लोफर बॉयलर। लोफर बॉयलर क्या होता है, जो लोफर होता है वो पानी कहीं कहीं नाली में गिरा पड़ा होता है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, पी करके नाली में गिर जाता है, तो नाली में भी पानी होता है, तो इससे हम लोग अक्सर याद रख सकते हैं लोफलर बॉयलर। तो इस तरह से देखिए आपको क्या है, किसी भी चीज़ को याद रखने की ट्रिक बनानी है। अगर आप ट्रिक से उसको याद रख लेंगे तो हमेशा के लिए आपको हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर्स के नाम याद रख सकते हैं। वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर, सब ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन हो गया वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर। इसके अलावा जो होते हैं और बॉयलर्स को दूसरी तरह जो क्लासीफाई कर सकते हैं, वो क्लासीफाई कर सकते हैं वर्टिकल बॉयलर और हॉरिजॉन्टल बॉयलर। दूसरे क्या होते हैं, वर्टिकल बॉयलर और हॉरिजॉन्टल बॉयलर। ठीक, तो वर्टिकल बॉयलर इस प्रकार बॉयलर जिनकी एक्सिस वर्टिकल होती है। तो जो कॉकरन बॉयलर होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉकरन बॉयलर वो वर्टिकल बॉयलर होते हैं। हॉरिजॉन्टल बॉयलर में याद रखना है तो लंकाशायर बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। इसके अलावा लोकोमोटिव बॉयलर भी कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। अब अगला जो बॉयलर क्लासिफिकेशन होता है वो इस आधार पे होता है कि उसका सर्कुलेशन वाटर का कैसा है। तो इसके आधार पे भी हम बॉयलर को दो भाग में बांट सकते हैं, एक नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर और दूसरा जो होता है वो फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। ठीक, तो जो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होता है मतलब इसमें जो पानी में भाप बनेगी या फिर जो बनेगी वो नेचुरल सर्कुलेशन से होगा। मतलब हम जानते हैं जब किसी वाटर को हीट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जहाँ पर हीट मिलेगी वहाँ पर उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, जहाँ हीट नहीं मिलेगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो क्या होगा, हाई डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे आएगा, लो डेंसिटी वाला ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से एक कन्वेक्शन करंट क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होता है नेचुरल सर्कुलेशन है। ठीक, तो इस प्रकार के बॉयलर जिसमें नेचुरल सर्कुलेशन होता है वो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर कहलाते हैं। और फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के बॉयलर जिसमें वाटर का जो प्रवाह है यानी उसका जो सर्कुलेशन हो किसी अन्य माध्यम से किया जाता है, तो उसके लिए पंप लगाए जाते हैं। ठीक, तो जिससे क्या होते हैं उसे BCP कहते हैं, यानी बॉयलर सर्कुलेशन पंप कहा जाता है। बॉयलर सर्कुलेशन पंप, तो बॉयलर सर्कुलेशन पंप का काम क्या होता है, बॉयलर सर्कुलेशन पंप का काम होता है कि वो जो उस वाटर के फ्लो को कंटिन्यूसली उस बॉयलर में सर्कुलेट करता रहता है। तो इस प्रकार के बॉयलर जिसमें पंप की सहायता से या किसी अन्य मीडियम की सहायता से सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं, फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है, कॉकरन बॉयलर। कॉकरन बॉयलर जो होते हैं वो कहते हैं नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होते हैं। ठीक, जितने भी आपको फायर ट्यूब बॉयलर मिलेंगे, किस प्रकार के बॉयलर मिलेंगे, फायर ट्यूब बॉयलर मिलेंगे, वो नेचुरल सर्कुलेशन होंगे। ठीक, और जो नेचुरल सर्कुलेशन होगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा। स्टीम का जनरेशन भी क्या होगा, वो लो होगा, लो स्टीम का जनरेशन भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक, और जो फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर होते हैं उसमें जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर का जनरेशन होगा वो हाई होगा। ठीक, हाई प्रेशर जनरेशनिंग होंगे। और जितने भी वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो फोर्स्ड सर्कुलेशन वाले बॉयलर ही होते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर नॉर्मली फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप के बॉयलर होते हैं।
उदाहरण के लिए फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर क्या हो गए, ला माउंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, लेफ्लर बॉयलर, ये सब कैसे हो गए, फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर हो गए, ला माउंट, बेंसन, लेफ्लर। ठीक, अब देखिए एक जो मुख्य तरह होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। बॉयलर का एक और क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है सब क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर, क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर एंड सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर। ठीक, क्या कौन कौन से एक होता है, सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, ठीक, और क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर। ठीक, तो देखिए हम जानते हैं क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू होती है 221.2 बार ना, ये क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू होती है। और जो हर क्रिटिकल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसे क्या कहते हैं, 373.9 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर भी होता है। तो इस प्रकार के बॉयलर जो दो क्रिटिकल प्रेशर से नीचे वर्क करते हैं, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सब क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर कहते हैं। ठीक, और जो क्रिटिकल प्रेशर पर वर्क करते हैं उसे क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर कहते हैं। और इस प्रकार के बॉयलर जो क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर वर्क करते हैं, ठीक, जो क्रिटिकल प्रेशर से हाई प्रेशर पर वर्क कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर कहते हैं। अब देखिए इसमें खासियत क्या है, मैंने जब आपको बताया था कि स्टीम जनरेशन में आपको टीएस डायग्राम पे बता रहा था, तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे क्या है, स्टीम का हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसमें लेटेंट हीट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती जाती है। मतलब हम वेपर डोम में देखें तो क्या है, जो लेटेंट हीट की वैल्यू है कि कंटिन्यूसली जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है ऊपर की ओर, कांस्टेंट प्रेशर लाइन अगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करें तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो क्या है, लेटेंट हीट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसी जो वेपर डोम के अंदर जो लेंथ है ये क्या कहलाती है, लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट की वैल्यू 0 बढ़ती जा रही है। तो एक ऐसा प्रेशर आता है जिस प्रेशर पर क्या होता है, लेटेंट हीट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस प्रकार उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब इस प्रकार प्रोसेस में वेपराइज नहीं होता है। क्या होता है, इस लाइन के इस तरफ क्या होता है, लिक्विड होता है, और इस तरफ क्या होता है, इस तरफ गैस होती है, यानी प्योर स्टीम होती है। ठीक, तो जब अगर इस प्रेशर से लो प्रेशर पे वर्क हो रहा है तो इसमें हमको क्या है, लेटेंट हीट देने बाद वेपराइजेशन प्रोसेस भी होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है तो कोई लिक्विड इस प्रेशर पे पहुंचता है तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, मतलब कि सीधे सीधे से समझिए कि इसमें लेटेंट हीट की वैल्यू 0 है तो तुरंत क्या है, उसमें हम लोग बदल जाएगी वो तुरंत गैस में। तो ये प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे वेपराइजेशन नहीं होता। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है स्फुरलिंग, क्या कहते हैं, स्फुरलिंग, SFURLING, स्फुरलिंग प्रोसेस होता है। मतलब सीधे सीधे क्या उसमें उस सीधे लिक्विड क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वो थोड़ा भी वक्त नहीं लेता है किसमें गैस में कन्वर्ट होने, जबकि उसके नीचे अगर प्रेशर यानी सब क्रिटिकल पे है तो उसमें क्या लगता है, उसको ज़रूरत होती है। अब देखिए, अब क्योंकि उसको समय नहीं लगता है, ना ही उसमें एवापोरेशन की प्रक्रिया होती है, तो जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होंगे, जितने भी सुपर क्रिटिकल प्रेशर बोले, मतलब इस प्रकार के बॉयलर जिनका प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से अधिक होगा, वो क्या उसमें क्या ड्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, उसमें नो ड्रम होगा, मतलब उसमें बॉयलर ड्रम नहीं होता है। तो जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होते हैं उसमें बॉयलर ड्रम नहीं होता है। ये ध्यान रख लीजिए कि इस प्रकार के बॉयलर जिसमें जो सुपर क्रिटिकल होते हैं उसमें क्या होता है, बॉयलर ड्रम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो सब क्रिटिकल प्रेशर होते हैं उसमें क्या है, बॉयलर ड्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पे एवापोरेशन की प्रक्रिया होनी होती है। अगर आप देखिए बॉयलर जो होते हैं तो सुपर क्रिटिकल होते हैं, सब क्रिटिकल होते हैं। हम लोग एकदम क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते, इसलिए नहीं बनाते कि एग्जैक्ट उस प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होंगे वो किस पे होंगे, काफ़ी हाई प्रेशर वर्क करेंगे, तो उसमें हमें किसी ड्रम की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर जो होगा उसमें ड्रम की आवश्यकता नहीं होगी, सुपर क्रिटिकल प्रेशर में ड्रम की आवश्यकता नहीं होगी। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, और सुपर क्रिटिकल प्रेशर में ठीक क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, अब देखिए ध्यान रखिए, जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होगा वो हमेशा से ही वाटर ट्यूब बॉयलर ही होगा। ठीक, क्योंकि फायर ट्यूब बॉयलर सब क्रिटिकल प्रेशर होते हैं। जितने फायर ट्यूब बॉयलर्स होंगे वो सब क्रिटिकल होंगे, लेकिन जितने ही वाटर ट्यूब बॉयलर है वो जरूरी नहीं है सुपर क्रिटिकल है, वो सब क्रिटिकल भी हो सकते हैं, सुपर क्रिटिकल भी हो सकते हैं।
ठीक, तो इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, पहला ऑप्शन दिया है कि बॉयलर का नाम दिया है और हमको उसके साथ सही जोड़ी मिलानी है। तो देखिए बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, तो ये किस प्रकार का बॉयलर है, ये हम जानते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा 3। तो देखिए 1, तो देखिए ए में कुछ में दिया है, सी में ही दिया हुआ है 3, तो हमारा तो डायरेक्ट आंसर बन गया। ठीक, इसी से देखिए आगे की मिला ली, लंकाशायर बॉयलर B2, हाँ ये फायर ट्यूब बॉयलर है। ला माउंट बॉयलर C1 मतलब फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर होता है, हाँ ठीक। अब इसके बाद चौथा कॉकरन बॉयलर 4, वो क्या है, वर्टिकल बॉयलर है। ठीक, तो पहले से ही हमारा डायरेक्ट आंसर मिल गया, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। ठीक, देखिए आपको बस बॉयलर का नाम याद रखना है और वो किस प्रकार का बॉयलर है ये याद कर लीजिए, बस एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। ओके, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं पूछा जाता। बस बॉयलर में आपको किसी बॉयलर का अगर नाम दिया है बताया जाए तो उस बॉयलर का उस पर तरीका या मतलब क्लासिफिकेशन याद कर ले। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक, हमको निम्नलिखित स्टेटमेंट कहीं देखने हैं कि और उसमें से कोई करेक्ट है उसको चूज़ करना है, व्हाट आर करेक्ट। तो बॉयलर माउंटिंग्स आर मेनली प्रोटेक्टिव डिवाइस, ठीक, स्टीम स्टॉप वाल इज एन एसेसरी एंड फीड वाटर पंप इज एन एसेसरी। ठीक, तो देखिए सीधे सीधे पहले इसमें दो चीज़ें हैं, एक बॉयलर माउंटिंग्स और एसेसरीज। तो ये होती क्या है, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं। बॉयलर माउंटिंग्स, देखिए बॉयलर में इस प्रकार के डिवाइसेस जो उसकी सेफ वर्किंग के लिए आवश्यक है, मतलब कोई बॉयलर है उसकी सेफ वर्किंग करनी है, मतलब उसमें किसी प्रकार का वो ना हो, मतलब उसमें किसी प्रकार का खतरा ना हो, मतलब वो सब बढ़िया से काम करता रहे, तो जो सेफ वर्किंग के लिए जो आवश्यक है वही कहलाती है बॉयलर माउंटिंग्स कहलाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार के इक्विपमेंट जो बॉयलर को एकदम सेफ वर्क के रूप में स्थापित कर सकें वो क्या कहलाते हैं, बॉयलर माउंटिंग्स कहलाते हैं। ठीक, बॉयलर का जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेटरी एक्ट होता है बॉयलर रेगुलेटरी एक्ट, उसके अनुसार बॉयलर में माउंटिंग्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, जबकि एसेसरीज क्या होते हैं, बॉयलर्स की एसेसरीज क्या होते हैं, एसेसरीज वो होती हैं जो बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं, बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। ये बॉयलर रेगुलेटरी एक्ट के अनुसार इसका होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी बॉयलर की क्या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बॉयलर माउंटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक, तो बॉयलर माउंटिंग्स क्या है, एक देखिए बॉयलर माउंटिंग्स कौन कौन से होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके बताता जाता हूँ। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो बॉयलर माउंटिंग्स होता है वो होता है वाटर लेवल इंडिकेटर। क्या होता है, वाटर लेवल इंडिकेटर। ठीक, ये क्या काम करता है, नाम से ही आपको पता चल गया है कि वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है, बॉयलर ड्रम के अंदर वाटर के लेवल को बताएगा। ठीक, देखिए जब भी होगा तो वाटर लेवल इंडिकेटर 2 नंबर में लगाए जाते हैं, उसमें क्या होता है 2 ठो लगाए जाते हैं, 1 ठो नहीं लगाता, हमेशा बॉयलर 2 लगाए जाते हैं। एक बॉयलर ड्रम के लेफ्ट साइड में लगाया जाता है, एक बॉयलर ड्रम के राइट साइड में लगाया जाता है। और ठीक, तो अब दूसरी चीज़ याद रखिए कि जो बॉयलर ड्रम हो, ठीक, वाटर लेवल इंडिकेटर होगा, उसका ऊपर का भाग जो है वो स्टीम पार्ट से कनेक्ट होगा, नीचे वाला पार्ट क्या है, वाटर पार्ट से कनेक्ट होगा। ठीक, ये एग्जाम में 2016 के में क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर लेवल इंडिकेटर किस तरह से कनेक्ट होता है। तो जिसका अपर पार्ट होता है वो स्टीम वाले पार्ट से कनेक्ट होगा, लोअर पार्ट किससे कनेक्ट होगा, वो वाटर वाले पार्ट से कनेक्ट होगा। तो इसके भीतर क्या है, उसी के अनुसार वाटर लेवल हमको दिखाई देता रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर। ये किस चीज़ का बना होता है, ये ग्लास ट्यूब होता है। क्या होता है, ग्लास ट्यूब होता है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी से हमको पता चलता है कि बॉयलर में वाटर है कि नहीं। यदि बॉयलर में वाटर नहीं होता है तो बॉयलर के ट्यूब्स में क्या है, सिर्फ हीट, फर्नेस से हीट लगातार तो मिलती रहेगी, तो उसके कारण क्या है, उसके बॉयलर की ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि उस हीट को ऑब्जॉर्व करने वाला पानी तो वहाँ है नहीं। तो उसको क्या कहते हैं, तो स्टीम की जो ट्यूब्स हैं वो खुद स्वयं पिघलने लगेंगे उस हीट के कारण, तो इसको कहते हैं बॉयलर स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब क्या होता है कि जो भूख से मर गया, तो उसको जब खाना नहीं दिया गया, मतलब उसको, मतलब बॉयलर खाना क्या है, बॉयलर खाना पानी है, तो उसको पानी नहीं दिया गया तो बॉयलर को क्या है, स्टारवेशन होने लगता है। ठीक, तो इसीलिए वाटर लेवल इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दूसरा है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज क्या होता है? प्रेशर गेज होता है कि जो बॉयलर ड्रम के प्रेशर को बताता है, बॉयलर ड्रम के प्रेशर को बताएगा, वो क्या कहलाता है? प्रेशर गेज होता है। ठीक, अब ये किस प्रकार का प्रेशर गेज यूज किया जाता है बॉयलर ड्रम में? तो होता है बॉर्डन टाइप, BOURDEN, बॉर्डन टाइप, बॉर्डन ट्यूब टाइप प्रेशर गेज यूज किया जाता है। ठीक, ये हाई प्रेशर को नापने के लिए डिवाइस है। तो बॉर्डन ट्यूब टाइप प्रेशर गेज नापा जाता है। इसमें एक ट्यूब होती है जो ऐसे सर्पिलाकार होती है, ठीक, स्पाइरल टाइप में होती है, जो प्रेशर को मेजरमेंट करती है। ठीक, अगला जो बॉयलर माउंटिंग्स होता है वो होता है सेफ्टी वाल्व। क्या होती है अगला जो बॉयलर माउंटिंग्स है वो है सेफ्टी वाल्व। ठीक, देखिए सेफ्टी वाल्व का क्या काम है? सेफ्टी वाल्व जो होता है स्प्रिंग लोडेड टाइप हो सकता है, लीवर टाइप का हो सकता है। ठीक, तो इसका डेड वेट टाइप का हो सकता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि यदि बॉयलर के भीतर का प्रेशर उस सेफ प्रेशर से ऊपर जाता है तो तुरंत वो उसके भीतर की स्टीम को रिलीज करके उसका प्रेशर लो कर देता है और फिर से वो बॉयलर ड्रम अपने लिमिट में आ जाता है, अपने उसका प्रेशर क्या हो, उसी लिमिट में आ जाता है। तो सेफ्टी वाल्व का क्या काम है? सेफ्टी वाल्व का काम है कि जैसे अगर बॉयलर ड्रम के भीतर का प्रेशर खतरे के निशान के ऊपर जा रहा हो, मतलब सेफ्टी प्रेशर से ऊपर की ओर जाए, तो उसको क्या है रिलीज कर दे, उसके भीतर की स्टीम को रिलीज करके उसको प्रेशर को डाउन कर देना सेफ्टी वाल्व का काम होता है। अगला होता है स्टीम स्टॉप वाल्व। अगली जो माउंटिंग है वो क्या है? स्टीम स्टॉप वाल्व। स्टीम स्टॉप वाल्व। स्टीम स्टॉप वाल्व का क्या काम होता है? जो बॉयलर ड्रम में स्टीम बन रही होती है, ठीक, तो वो उसमें से बाहर जा रही होती है, तो इसका काम होता है स्टीम, इस बॉयलर ड्रम से निकलने वाली स्टीम के रेट को रेगुलेट करना, मतलब कितनी मात्रा में स्टीम उसके बाहर जा रही है उसको रेगुलेट करना। साथ ही जब ज़रूरत ना हो तो उस स्टीम को पूरी तरह से रोकना, मतलब पूरी तरह से स्टीम को स्टॉप कर देना मेन स्टीम लाइन में जाने से। ठीक, तो ये होता है स्टीम स्टॉप वाल्व का काम। मतलब स्टीम स्टॉप वाल्व का मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है टू रेगुलेट द स्टीम गोइंग इन द मेन स्टीम लाइन। अगला ले लेते हैं, अगला होता है ब्लो ऑफ कॉक। ठीक, ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक, ब्लो ऑफ मतलब क्या होता है? ब्लो ऑफ मतलब होता है बहा देना। ठीक, क्या होता है ब्लो ऑफ मतलब? ब्लो ऑफ मतलब होता है बहा देना। ठीक, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बॉयलर को एम्प्टी करना। जब हमको बॉयलर को खाली करना के लिए होता है, खाली करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बॉयलर को एम्प्टी करना होता है तो ब्लो ऑफ कॉक उसका खोल देते हैं। बॉयलर ड्रम के नीचे की ओर लगा होता है, मतलब बॉयलर ड्रम की जो सबसे नीचे पार्ट है वहाँ ब्लो ऑफ कॉक लगा होता है। तो जैसे बॉयलर के लेवल को कम करना है तो इसमें से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, साथ में अगर हम किसी समय बॉयलर ड्रम को खाली करने की जरूरत पड़े तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही बॉयलर ड्रम के जो सबसे नीचे होता है उसमें तरह तरह की मड, सेडिमेंट्स और स्केल्स इकट्ठा हो जाती है, तो इनको भी बाहर बहाने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्लो ऑफ कॉक का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला आता है फीड चेक वाल्व। अगला क्या होता है? अगला है फीड चेक वाल्व। ये भी माउंटिंग ही है, अभी तक मैं जितना बता रहा हूँ वो माउंटिंग है। फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व का क्या होता है? फीड चेक वाल्व का क्या काम होता है? फीड चेक वाल्व का काम होता है कि बॉयलर ड्रम में या बॉयलर के भीतर पानी जा रहा है कि नहीं, बॉयलर के भीतर पानी जा रहा है नहीं, ये चेक करने का काम क्या होता है? फीड चेक वाल्व का काम होता है। ठीक, तो अगर बॉयलर के भीतर पानी जाना बंद हो जाएगा तो ठीक, तो उसको क्या है कंटिन्यूसली रेगुलेट करता रहता है, तो ड्रम में पानी का फ्लो लगातार बना रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये फीड चेक वाल्व काम करता है और उसके लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। अब आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माउंटिंग जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है फ्यूजिबल प्लग। क्या होता है? फ्यूजिबल प्लग। तो फ्यूजिबल प्लग का क्या काम है? फ्यूजिबल प्लग का काम है, ये देखिए फ्यूजिबल प्लग, फ्यूजी मतलब पिघल जाने वाला, फ्यूजिबल प्लग मतलब पिघल जाने वाला। ठीक, तो ये क्या करता है? जब से किसी बॉयलर ड्रम में वाटर का लेवल उससे कम हो गया, मतलब जो सेफ लिमिट है उससे कम हो जाता है,
तो इसका ये भाग पिघल जाता है, पिघल करके इसका जो वाटर है जाके फर्नेस पर गिर जाता है, तो फर्नेस के भीतर की फायर को बुझा देता है, एक्सटिंग्विश कर देता है। मतलब फ्यूजिबल प्लग का क्या काम है? फ्यूजिबल प्लग का काम है कि जब वाटर लेवल बॉयलर ड्रम में मिनिमम लेवल या सेफ लेवल के नीचे गिर जाए तो क्या करे, उसमें से पानी को बहा दे और जा कर के बॉयलर की फर्नेस को बुझा दे। तो इसका काम क्या होता है? ये हो जाता है फ्यूजिबल प्लग। अब आपको बॉयलर एसेसरीज के बारे में बता देते हैं। एसेसरीज क्या होती हैं? एसेसरीज वो होती हैं जो बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। क्या करती हैं? बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। ठीक, तो बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से डिवाइस हम लोग लगा सकते हैं? ठीक, तो वो देखिए, वो होता है जैसे हम लोग सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइज़र। ठीक, ये मुख्यतः, इसके अलावा और भी कई होते हैं जो मुख्य हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए जो हम बॉयलर एसेसरीज होती है, इसका काम है बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो इसमें जो पहला होती है वो होती है एयर प्री हीटर। तो एयर प्री हीटर का क्या काम है? एयर प्री हीटर का काम होता है कि देखिए, अगर हमको बॉयलर के भीतर जो फर्नेस के में जलाने के लिए हमको क्या है, स्टीम को भेजना होता है। ठीक, स्टीम को भेजना, बॉयलर के अंदर फर्नेस में आग जलाने के लिए हवा को भेजना होता है। अगर हम एटमॉस्फेयर वाली एयर को ही उसी टेम्परेचर पे बॉयलर के भीतर सेंड करेंगे तो पहले एयर को ही गर्म होने में समय लगेगा, मतलब वही उसको हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसीलिए बॉयलर के फर्नेस के भीतर एयर को भेजने से पहले हम उसको गर्म कर देते हैं। उसको कैसे गर्म करते हैं? उसके लिए क्या करते हैं, जो बॉयलर से जो भीतर जो फर्नेस से फ्लू गैस बनी है, वो जो वाटर को हीट करने के बाद बाहर निकलने वाली होती है, एग्जॉस्ट करने वाली होती है, तो उसके रास्ते में हम लोग एयर प्री हीटर लगा देते हैं। तो इस पाइप के भीतर से एयर का फ्लो करते हैं और इसके ऊपर से फ्लू गैस का फ्लो हो रहा होता है। ठीक, तो वो क्या करती है, इसके भीतर की एयर को गर्म कर देती है, तो जिससे क्या है, वो एयर गर्म हो जाती है, तो हमारा क्या है, यूज़ हो जाता है। तो ये क्या है, एयर प्री हीटर उसकी बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ा देगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का एसेसरीज हो जाएगा। जो दूसरी एसेसरीज मैं बताने जा रहा हूँ वो है इकोनोमाइज़र का काम क्या है? देखिए, जिस प्रकार एयर प्री हीटर क्या करता है, बॉयलर के फर्नेस में जाने से पहले एयर को गर्म कर देता है, उसी प्रकार इकोनोमाइज़र क्या करता है, जो फ्लू गैस, वेस्ट फ्लू गैस जो बाहर निकल रही है, उसका इस्तेमाल करते हुए क्या करता है, उससे की सहायता से फीड वाटर को गर्म कर देता है। मतलब बॉयलर ड्रम में जो पानी जाने वाला है उसको पहले हम लोग इकोनोमाइज़र से होकर के फ्लो कराते हैं, और इसके ऊपर फ्लू गैस से फ्लो होता है। तो ये हीट को क्या होता है, पहले से ही वाटर को हीट कर देता है, जिससे फर्नेस में जाते वक्त फर्नेस में जाकर के वाटर अधिक मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब कम मात्रा में इसका काम चल जाता है। जो अगला मैं बता रहा हूँ वो है सुपर हीटर। ठीक, तीसरी जो है एसेसरीज है वो क्या है, सुपर हीटर। तीसरी एसेसरीज क्या है, सुपर हीटर। ठीक, तो सुपर हीटर का क्या काम है? सुपर हीटर क्या है, जब हम लोग को बॉयलर ड्रम से जो स्टीम प्राप्त होती है वो कैसी होती है, ड्राई स्टीम या लगभग वेट स्टीम होती है, परफेक्टली ड्राई नहीं होती है। तो सुपर हीटर का काम क्या होता है, उसको ड्राई करना, ड्राई करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ाना करके सुपर हीट करना। ठीक, तो देखिए क्या है, किसी भी टरबाइन में क्या होता है कि जो ब्लेड्स होती हैं, ब्लेड्स किस चीज़ की बनी होती है, सबसे पहले जान लीजिए टाइटेनियम की बनी होती है। और किस प्रोसेस से बनाई जाती है टरबाइन की ब्लेड? से ये बनाई जाती है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मेथड से बनाई जाती है टरबाइन की ब्लेड से। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि टरबाइन ब्लेड्स किस प्रोसेस से बनाई जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस से बनाई जाती है। और उसका सेक्शन किस प्रकार का था, एरोफॉइल सेक्शन होता है। मतलब टरबाइन की ब्लेड्स का जो सेक्शन होता है वो एरोफॉइल सेक्शन होता है, मतलब इस प्रकार का सेक्शन होता है, इसको एरोफॉइल सेक्शन कहते हैं। ठीक, तो ये क्या होती है, टाइटेनियम की बनी होती है। तो यदि इस पर हम वेट स्टीम डालेंगे तो क्या है कि बहुत हाई टेम्परेचर ऑपरेट हो रही होती है, लगभग 540 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है टरबाइन की ब्लेड्स का ऑपरेटिंग के समय। उस हाई टेम्परेचर काफ़ी रिएक्टिव होंगी, और यदि इसमें वेट स्टीम चली जाएगी तो वाटर ड्रॉपलेट इससे क्या है, अभिक्रिया करके इसको कोरोजन कर सकते हैं। इसीलिए जब भी टरबाइन में कोई भी स्टीम जाती है तो हमेशा सुपर हीटेड कंडीशन में जाती है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टरबाइन ब्लेड में जाने वाली स्टीम किस कंडीशन की, तो सुपर हीटेड कंडीशन होती है। तो सुपर हीटेड कंडीशन की स्टीम को भेजने के लिए हमको क्या चाहिए पड़ेगा, सुपर हीटर चाहिए पड़ेगा। तो सुपर हीटर क्या करता है, बॉयलर ड्रम से आने वाली वेट स्टीम को ड्राई में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको सुपर हीट कर देता है, फिर वही सुपर हीट की जो स्टीम है उसको टरबाइन को भेजा जाता है। तो इस प्रकार ये इसका काम होता, इस प्रकार इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सुपर हीट करना। तो ये तीनों जो है एसेसरीज हैं। इसके अलावा भी कई तरह के एसेसरीज यूज़ होती हैं, लेकिन ये तीनों महत्वपूर्ण हैं।
तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बॉयलर माउंटिंग्स आर मेनली प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो क्या बॉयलर माउंटिंग्स प्रोटेक्टिव डिवाइस है? तो हाँ, सीधी सीधी बात है कि जो बॉयलर माउंटिंग्स होती है वो प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है, मतलब वो सीधे सीधे उसको प्रोटेक्ट करती हैं बॉयलर को, मतलब बॉयलर को सेफ वर्किंग के लिए ज़रूरी है, तो प्रोटेक्टिव डिवाइस है। स्टीम स्टॉप वाल्व इज एन एसेसरी। क्या स्टीम स्टॉप वाल्व एक एसेसरी है? नहीं, ये तो माउंटिंग्स है, तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा ने फीड वाटर पंप इज एन एसेसरी। हाँ, फीड वाटर पंप एक एसेसरी होता है, मैंने आपको 3 बताया, ठीक। एयर प्री हीटर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर। ठीक, इसके अलावा होता है फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप का काम क्या होता है, वो बॉयलर के भीतर वाटर को हाई प्रेशर पे उसके अंदर पंप करता है। तो हम जानते हैं जितना प्रेशर बढ़ेगा लेटेंट हीट की वैल्यू उतनी घट जाएगी, तो जितना घट जाएगी उतना हमको कम हीट देनी पड़ेगी। तो ये भी क्या है, एक एसेसरीज है। तो पहला और तीसरा क्या है इसमें सही हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया 1 and 3, मतलब 3 and 1। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया कि एयर प्रीहीटर क्या है, ऐसे सीरीज है, इकोनोमाइजर ऐसी सीरीज है, फ्यूजिबल प्लग क्या है, माउंटिंग है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी चौथी चीज़ है स्टीम ट्रैप। देखिए स्टीम ट्रैप का काम क्या होता है, स्टीम ट्रैप का काम होता है कभी कभी जो स्टीम होती है उसमें कई प्रकार के अनडिज़ायरेबल गैसेस घुल जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई स्टीम है या किसी स्टीम को ऐसे पाथ से गुजरना होता है जहाँ पे हम नहीं चाहते कि उसमें से मतलब किसी मिक्सचर में से वाटर को अलग करना हो, साथ एयर को अलग करना हो, सिर्फ स्टीम दूसरी तरफ जाए, स्टीम रुके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टीम ट्रैप यूज़ करते हैं। स्टीम ट्रैप का क्या काम होता है, स्टीम ट्रैप का काम होता है कि इसमें से वाटर के ड्रॉपलेट, मतलब वाटर के ड्रॉपलेट यानी जिसे हम लोग कंडेंसेट कहते हैं, मतलब जो कंडेंस हो चुका है उसे कंडेंसेट कहते हैं। वाटर ड्रॉपलेट यानी कंडेंसेट को और एयर को, एयर के अगर एयर इसमें उपस्थित है, किसी प्रकार की एयर या अदर डिवाइसेस, अदर मतलब गैसेस इसमें घुल गई हैं, ठीक, अदर इनकंडेंसेबल गैसेस इसमें घुल गई हैं, तो उसको क्या करता है, उसमें से अलग कर देता है और सिर्फ स्टीम को ट्रैप, स्टीम को रोक लेता है। तो ठीक, तो स्टीम ट्रैप क्या है, इसके द्वारा क्या हम लोग कि बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की ऐसी सीरीज है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन अ फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर about 90% of water is recirculated without evaporation, the circulation ratio is। ठीक, देखिए सर्कुलेशन रेशियो क्या होता है। सर्कुलेशन रेशियो होता है कि हमने जब बॉयलर में जब हमने वाटर दिया तो उसका कुछ पार्ट स्टीम बन जाता है, पूरा 100% वो स्टीम में नहीं कन्वर्ट होता, तो कुछ पार्ट जो स्टीम में कन्वर्ट हो गया वो तो बाहर निकल जाता है और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है फिर से इसको सर्कुलेशन के लिए बॉयलर में भेज दिया जाता है। तो उसका कितना परसेंट भाग किसी दिए हुए पानी यानी फीड वाटर का कितना परसेंट भाग बार बार सर्कुलेट हो रहा है, उसी को हम लोग रिसर्कुलेशन कहते हैं। यार सर्कुलेशन रेशियो CR का फार्मूला होता है इक्वल टू ये होता है मास ऑफ स्टीम, मतलब जो मास ऑफ स्टीम है प्लस मास ऑफ लिक्विड, ठीक, डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्टीम। ठीक, मतलब क्या, सीधे सीधे सर्कुलेशन रेशियो का फार्मूला होता है मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ स्टीम। ठीक, तो उसको आगे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाता है मास ऑफ स्टीम कैंसिल होता है 1 प्लस मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्टीम। तो इसमें ये उसका सर्कुलेशन रेशियो का फार्मूला होता है। ठीक, तो देखिए किसी बॉयलर का सर्कुलेशन रेशियो जितना कम होता है वो बॉयलर उतना ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे वो डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट कर दे रहा है स्टीम में। इसका आंसर दिए क्वेश्चन में क्या है, 90% ऑफ वाटर इज रिसर्कुलेटेड, मतलब 1 प्लस 90% वाटर में, तो इसको हम 0.9 कर लेंगे। ठीक, वाटर तो स्टीम कितना बचेगा, और वाटर स्टीम क्या बचेगा उसका 0.1%, तो हो जाएगा क्योंकि 9.9 रिसर्कुलेटेड हो गया तो बचे कितना 0.1%। इसको सॉल्व कर दीजिए तो पॉइंट से पॉइंट करें तो 9 + 1 = क्या हो जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक, तो कोई जिस बॉयलर का सर्कुलेशन रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो बॉयलर उतना ही कम अच्छा होगा, जिसका कितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया आपका 10। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया 10 हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेसिव एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ पल्वेराइज्ड कोल इज ऑर्डर ऑफ।
ठीक। पल्वेराइज्ड कोल मतलब पल्वेराइज मतलब पाउडर्ड कोल होता है, ठीक। तो जब वो पाउडर के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाता है उसके एक्सेस एयर समझिए पहले क्या होता है। देखिए अगर हमको कि मीथेन है, ठीक, मीथेन को बर्न करने के लिए अगर हम लोग देखें तो कि जितनी एग्जैक्ट जो एयर चाहिए होगी उसकी एक वैल्यू होगी, मतलब जो इसे हम कहते हैं स्टोचियोमेट्रिक मिक्सचर कहते हैं, मतलब इतनी एयर देने में इसका परफेक्ट कंबशन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बॉयलर का भी कोई भी प्रक्रिया परफेक्ट नहीं होती, तो अगर हम सिर्फ परफेक्ट एयर देंगे जितना एग्जैक्ट ज़रूरत है तो उतने में बर्निंग अच्छी नहीं हो पाएगी, तो हमेशा कुछ मात्रा में एक्स्ट्रा दिया जाता है एयर, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू होती है पल्वेराइज्ड कोल की एक्स्ट्रा मात्रा में जो दी जाती है वो होती है लगभग 15% से 40%, 15% से 40% तक एक्स्ट्रा एयर दी जाती है, तो इसी को एक्सेस एयर कहा जाता है। तो एक्सेस एयर की मात्रा क्या होती है पल्वेराइज्ड कोल के लिए लगभग 15 से 40% होती है। देखिए इसमें इन्होंने ये नहीं बताया है कि किस प्रकार का कोयला है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कोयले के लिए अलग अलग होता है, तो इन्होंने सिर्फ पल्वेराइज्ड कह दिया। एंथ्रासाइड कोल है, एंथ्रासाइड तो सिर्फ हमको 40% एक्स्ट्रा एयर देनी होगी अगर एंथ्रासाइड कोल है। देखिए कोयला हमेशा पल्वेराइज्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट भेजा जाएगा। अगर एक एंथ्रासाइड कोल हमको प्राप्त है उसको पाउडर बना कर हम फर्नेस भेज रहे हैं, हमको 40% एक्सेस एयर देनी होगी। वही अगर आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला है तो हमको सिर्फ 15 से 20% ही एक्सेस एयर देनी होती है, मतलब सीधे सीधे याद रखिए कि मिनिमम हमको 15% एक्सेस एयर देनी ही देनी है, ठीक। और कोल क्वालिटी बहुत ख़राब है, यानी कोल बहुत ख़राब क्वालिटी का है तो हमको लगभग 40% तक देनी पड़ सकती है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक्सपेंशन जॉइंट इन स्टीम पावर प्लांट ऑफ इंस्टॉल्ड टू, ठीक। एक जो एक्सपेंशन जॉइंट हो तो किस प्रकार से, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है किसी पावर प्लांट में। देखिए क्या होता है, जो पावर प्लांट होता है वो इस प्रकार वर्क करता है कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे इसको वर्क करना है, ठीक। तो इसकी स्टीम जब मान लीजिए बॉयलर ठंडा होता है तो उसके अंदर की जो मेटल है वो क्या है वो सिकुड़ जाएगी, ठीक। और जब हीट किया जाए तो ही क्या है फैल जाएगी। तो इसके जो जॉइंट्स बनाए जाते हैं वो एक्सपेंशन टाइप के जॉइंट्स बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, एक्सपेंशन टाइप के जॉइंट बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक पाइप है तो यहाँ पे एक फ्लेंज होता है, ठीक, और दूसरा यहाँ पे पाइप है उसमें एक फ्लेंज होता है, और इसके भीतर जो एक पाइप होता है वो इसके अंदर मूव कर सकता है, मतलब जो होता है एकदम परफेक्टली फिक्स ना हो करके उसको गैस्केट की सहायता से या किसी परफेक्ट मीडियम की सहायता से दोनों को जोड़ा जाता है ताकि लीकेज ना हो, लेकिन उसके अंदर वो उसका मूवमेंट संभव हो। तो जब एक्सपेंशन होता है तो ये पाइप इस तरफ एक्सपेंड कर जाता है, ये पाइप इस तरफ एक्सपेंड कर जाता है, दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक। और अंदर का पाइप ऐसा रहता है, जब ठंडे होते तो एक दूसरे दूर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जॉइंट होते हैं जिसको कहते हैं एक्सपेंशन जॉइंट कहते हैं। तो ये क्या क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले देखिए हम ये जॉइंट है हम देखते जाते हैं, इसके आप बताते जाते हैं आपको। अलाउ द फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट का भविष्य में विस्तार करने के लिए। तो इनका भविष्य में प्लांट में इस विस्तार का अंदर जैसे कुछ अभी 100 मेगावाट का है, यानी 500 मेगावाट 500 मेगावाट का भविष्य में 600 करना है, तो नो, इस जो एक्सपेंशन जो है इनका इस प्लांट के एक्सपेंशन में कोई योगदान नहीं। टेक स्ट्रेसेस अवे फ्रॉम द फ्लेंजेस एंड फिटिंग्स, हाँ ये साहब से स्ट्रेस को फ्लेंजेस और फिटिंग्स के से स्ट्रेसेस को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, जब देखिए हीट अगर ये इसको फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो इसमें किस प्रकार के स्ट्रेसेस आ जाएंगे, थर्मल स्ट्रेसेस आ जाएंगे। तो उन थर्मल स्ट्रेसेस को ये क्या करता है, दूर कर देता है। तो टेक स्ट्रेसेस अवे फ्रॉम फ्लेंजेस एंड फिटिंग्स, तो दूसरा ऑप्शन ये हो गया, ये मतलब एक बात सही है। तीसरा उनका परमिट एक्सपेंशन ऑफ पाइप टू टेम्परेचर राइज, हाँ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या है पाइप को बढ़ने की जगह ये लोग देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से दूसरा कथन भी क्या हमारा सही हो गया, ठीक, दूसरा कथन भी हमारा सही हो गया, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। तो इसका आंसर हम लोग लगा देते हैं सी, इसका आंसर सी, ठीक। तो इस प्रकार एक्सपेंशन जॉइंट वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इन अ सरफेस कंडेंसर यूज्ड इन ए स्टीम पावर प्लांट अंडर कूलिंग ऑफ कंडेंसेट इज अनडिजायरेबल एज दिस वुड। उन्होंने कहा है कि अगर किसी पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं कि सरफेस कंडेंसर में अंडर कूलिंग करते हैं। पहले समझ लीजिए अंडर कूलिंग होते क्या है। देखिए जब भी ये अगर हम TS डायग्राम पर रैंकाइन साइकिल आपको बना के दिखा रहे हैं,
तो इसमें क्या है, यहाँ पे पंप वर्क है, फिर बॉयलर में जाता है, बॉयलर में जाकर के बाद ये एक्सपेंड होता है, फिर टरबाइन में आकर के एक्सपेंड होता है, इसके बाद फिर ये कंडेंसर में पहुँचता है। तो सिंपली क्या है, ये जो इसका एक्सपेंशन होना चाहिए इस प्रकार होना चाहिए कि वेपर डोम के भीतर ना आए। इसी प्रकार इसकी कूलिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि ये एग्जैक्टली वेपर डोम के पॉइंट पर पड़े। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो हम लोग अगर इस ट्रैंकाइन साइकिल को वेपर डोम पे बना के देखते हैं तो होता क्या है कि जो टरबाइन में ये है, यहाँ से टरबाइन का एक्सपेंशन होता है, हम लोग सुपर हीट जोन तक ही करते हैं। इसी प्रकार जब इसकी कूलिंग की जाती है तो फिर उसके बाद यहाँ से कूलिंग होती है, यहाँ पर पे रखते हैं, इसके बाद इसकी थोड़ी सी कूलिंग हम लोग ज़्यादा करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग पंप को वर्क दे करके पंप वर्क द्वारा स्टीम को हम लोग अप लेवल तक पहुँचाते थे। यदि हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं तो इसी जो प्रोसेस को जो कंडेंसर में प्रोसेस हो रहा था वेपर डोम में, वो किस प्रकार का प्रोसेस हो रहा है, ये टरबाइन का एग्जिट है, तो यहाँ से पहले ये कूलिंग हो रहा है, फिर ये तो इसमें ये जो पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ सुपर हीटेड स्ट्रीम है वो ठंडी होती है, इसको हम कहते हैं डी सुपर हीटिंग हो रहा है। क्या होता है, डी सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग का अपोजिट क्या होता है, डी सुपर हीटिंग। उसके बाद ये जो क्या है, ये है लेटेंट हीट कूलिंग है। कैसा है, लेटेंट हीट कूलिंग है। उसके बाद ये जो कूलिंग होता है इसको कहते हैं सब कूलिंग कहते हैं। सब कूलिंग मतलब इन्होंने इसका अपना टेम्परेचर क्या है, उसकी कूलिंग टेम्परेचर से भी लो की ओर ले गए हैं। तो इस प्रकार जो सब कूलिंग होता है इसमें क्या है, टेम्परेचर क्या है, लो हो जाता है। तो इसकी क्या क्या होती है, तो इसको हम लोग सोचते हैं कि ये ना हो, जो मिनिमम हो सके, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी वो अंदर रह गया, मतलब लेटेंट हीट पार्ट में रह गया, तो उसमें स्टीम रह गई, तो उसमें क्या है कि वो हमको जो मिक्सचर प्राप्त होगा वो लिक्विड वेपर का मिक्सचर प्राप्त होगा, और तो फिर प्राप्त जाएगा लिक्विड का। तो देखिए दो प्रकार की मशीनें होती हैं, पंप होते हैं जो लिक्विड को हैंडल करते हैं, कंप्रेसर होते हैं जो गैस को हैंडल करते हैं। तो अभी इस प्रकार के डिवाइसेस नहीं आए हैं, या इस प्रकार के डिवाइसेस बहुत अधिक वर्क लेते हैं जो लिक्विड प्लस वेपर को पंप करें। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हो तो सब कूलिंग हो। लेकिन इसमें क्या होता है, क्या क्या हानियाँ हो जाती हैं, तो उसकी देखिए क्या क्या हानियाँ हो जाती हैं। इन्होंने पूछा है अनडिजायरेबल है क्यों, बिकॉज नॉट एब्जॉर्ब द गैसेस इन द स्टीम। देखिए सरफेस कंडेंसर में क्या होता है, सरफेस कंडेंसर इस प्रकार का होता है, और इसमें ये पाइप के भीतर क्या है, स्टीम फ्लो हो रही होती है, और इसको कूलिंग करने के लिए ऊपर से हम लोग वाटर फ्लो करा रहे होते हैं, जो इस पर एक लेयर बनाते हैं, उस लेयर से क्या होता है उसको ठंडा करते हैं। तो इसमें क्या है, स्टीम और वाटर एक दूसरे संपर्क में नहीं आते, तो इसको नॉट एब्जॉर्ब द गैसेस ऑफ स्टीम, ये प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकता। रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, हाँ ये क्या करते हैं, प्लांट की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं, इसलिए कम कर देते हैं क्यों, क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा ठंडा कर देंगे वाटर को तो उतना ही गर्म होने को फर्नेस में ही अधिक हीट देनी पड़ेगी, तो उतनी हीट जब अधिक देनी पड़ेगी तो ये क्या है, हम लोग का हीट इनटेक बढ़ाएगा, तो प्लांट की एफिशिएंसी क्या है, घट जाएगी। ठीक, इंक्रीजेस द कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक, कूलिंग वाटर के रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। ठीक, ये नहीं, गलत है। ओके, तीसरा इंक्रीजेस थर्मल स्ट्रेसेस इन द कंडेंसर, कंडेंसर थर्मल स्ट्रेस को बढ़ा देता है, ये भी इसका आंसर नहीं। तो इसका आंसर क्या है, रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नए टॉपिक, इसी टॉपिक के अन्य क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक, तो अब क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ाई नहीं। तो सीख मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।